हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्रिकी पे। आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके सीटेट को क्रैक करने में। यदि दोस्तों आपने अभी तक भी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी आपको जो एग्जाम में बैठना है तो आपको एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस को पेश करना है वो आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आपको जितनी भी प्रैक्टिस की हुई होगी वो काफ़ी होने वाली है। तो आपका प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ ये आपको डेली क्लासेज मिलेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और डेली इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलो वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम टोटल जो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। यदि आप तुरंत, जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा उसके बाद आपको आंसर तुरंत कमेंट में कर देना है और आपको फाइनली कमेंट में बता देना है कि आपके जो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने सही हुए। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में पढ़ूंगा और इसके बाद फाइनली यदि आपको कोई डाउट रहता है तो उसको इंग्लिश में जरूर चेक करें। और मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगा, उनको बिल्कुल आपको लिख लेना है, क्योंकि वो वाले वर्ड जब भी आएंगे तो उस वाले वर्ड के अकॉर्डिंग जो मैं बताऊंगा उनमें आंसर गलत होने के बिल्कुल बिल्कुल पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन दर्शाता है। तो इसमें पिता ने जो कहा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, किसकी तरह? लड़कियों की तरह न व्यवहार ना करो। तो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसमें आपको लग गया होगा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो यानी लड़कियों से कंपेरिजन किया जा रहा है। लेकिन तो इसमें ये लैंगिक भेदभाव को तो कम कर नहीं रहा वैसे, और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो ये चुनो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, यानी लड़का और लड़कियों को कंपेरिजन किया जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए यानी लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ये ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम, अटल का मतलब होता है फिक्स सिलेबस। क्या अध्यापक को बच्चों को एक फिक्स सिलेबस के तरीके ही पढ़ाना चाहिए? नहीं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहां पर फिक्स वाली वैल्यू आ जाएगी वो वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, गलत बात है वैसे। प्रगतिशील का मतलब बच्चों को उन्नति के मार्ग पर किस तरह से लेके जाना है। तो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल हाँ, ये आपको पॉजिटिव वाला लग रहा है। आपको एक टीचर की तरह सोचना है वहां पे, क्योंकि ज्ञान की संरचना ये प्रचुर मौके यानी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चांस मिलने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होने वाला है। तो दोस्तों आपको कंसेप्ट समझना है, और कंसेप्ट के साथ जो ऑप्शन आपने देखे हैं कितने लेंथी तरह के बने हुए थे, कितने जटिलता के साथ पेपर बनाया जाता है। तो आपको हर एक चीज को अच्छे से समझना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, अगर आपने मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 4 या 5 जो मनोवैज्ञानिक है वो सी टेट में उसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जिसमें से सबसे पहले अपन जो बात कर लेते हैं, आपने अगर जीन पियाजे को नहीं पढ़ा है तो जीन पियाजे को पढ़ लीजिए, वाइगोत्स्की, चोम्स्की, 5 या 6 मनोवैज्ञानिक है, उसको तो आपको कंप्लीट करना ही है वैसे। तो अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित यानी निष्प्रेरित करना। यदि आपको अनुप्रेरित या निष्प्रेरित समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आप इंग्लिश में देख लो, डिमोटिवेटेड। क्या आपको बच्चों को डिमोटिवेट करना चाहिए? नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना काम करेगी। पाड़ का मतलब इसके फोल्डिंग यानी सपोर्ट देना बच्चों को। तो अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी यानी फंडामेंटल तरीके से। तो इस वाले क्वेश्चन को अभी पेंडिंग रख लेते हैं। छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा कर देगी। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा। नहीं नहीं, अधिगम की प्रक्रिया अर्थहीन कैसे होगी? तो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ये तो क्रॉस होने वाले हैं। इसके बाद पाठ यानी बच्चों को अधिगम के लिए सहायता करना पड़ना, ये लेव वाइगोत्स्की ने बताया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विद्यालय का समाजीकरण एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय समाजीकरण के लिए द्वितीय कारक है। समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो जो बच्चे का समाजीकरण होता है, जैसे सबसे पहले वो परिवार में रहकर ही तो दूसरों व्यक्तियों को जानने को सीखता है। तो जो पहला कारक हो जाएगा वो अपना परिवार हो जाएगा और दूसरा कारक विद्यालय के समाजीकरण का दूसरा कारक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक समाजीकरण की प्रक्रिया यानी सर्वाधिक समाजीकरण की प्रक्रिया सोशलाइजेशन की वो कहाँ पे होती है बच्चे की? वो विद्यालय में होती है, क्योंकि वो विद्यालय में जाने के बाद ही अलग अलग सब तरह के व्यक्तियों से मिलता है और वहां पर उसका सर्वाधिक विकास सर्वव्यापी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो सर्वाधिक यदि समाजीकरण के सबसे अधिक विकास की बात पूछे तो वो कहाँ पर होते हैं? विद्यालय में। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्राथमिक कारक कौन सा है? परिवार, और दूसरा कारक है विद्यालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा ही मापी जाती है। तो आपको पता है बुद्धि लब्धि के लिए जो परीक्षण होते हैं वो शाब्दिक, अशाब्दिक अलग अलग तरह के होते हैं। इसके अलावा क्रियात्मक, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा बिल्कुल ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। यदि आपने बहुबुद्धि के सिद्धांत नहीं पढ़े तो उनको भी पढ़ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो इसका मतलब है यदि आपकी बुद्धि तार्किक रूप से अधिक है तो क्या आपका शारीरिक अंग संचालन भी अधिक होगा? तार्किक, शाब्दिक, बुद्धि के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो नहीं, एक आयाम में जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है क्या वो सभी आयामों में होगा? नहीं नहीं, ये वाला भी बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग होने वाला है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल, हार्वर्ड गार्डनर ने लगभग 9 प्रकार बताए बुद्धि के, जिसमें तो बिल्कुल बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। ऑप्शन नंबर 4 भी एक बार देख लेते हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सबका अपना अपना एक यूनिक टैलेंट होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी नेग्लेक्ट करने वाला है। तो आपको नहीं वाला शब्द को विशेष ध्यान देके पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के तीन कंडीशन बताई गई थी, जिसमें से एक पहली स्टेज थी फर्ता पूर्वावस्था, दूसरी फर्तागत अवस्था, तीसरी उत्तर फर्तागत अवस्था यानी प्री कन्वेंशन, कन्वेंशियल और पोस्ट कन्वेंशियल। तो इसमें जो पूछ रहा है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत करते हैं, यानी दूसरे को स्वीकृत करते हैं, तो ये वाली अपने आ जाती है कन्वेंशनल में। इसके जो 3 स्टेज है उसमें अपने 6 चरण है, टोटल 6 स्टेप है। तो पहले में वाले में क्या आता है वैसे? दूसरे स्टेज में आपको प्रथम परंपरागत में कि अच्छा लड़का होना, अच्छी लड़की होना, ये वाले दिए गए हैं। अपन यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर हल कर रहे हैं। यदि आपने कोहलबर्ग को नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन से सिद्धांत आपके पढ़ने हैं, वो आपके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। आपने देखा लेव वाइगोत्स्की के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन आया। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको पार्ट यानी इसके फोल्डिंग के बारे में बताया था। लेव वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के लिए दिया था। तो इसमें अब देख लेते हैं कि तो यहाँ बिल्कुल ऑप्शन में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व को जोड़ देता है। तो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जो सिद्धांत है वो सिर्फ वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया है। तो इसमें बिना किसी निसंदेह ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर 1 सांस्कृतिक उपकरण राइट होने वाला है। और बाकी ये संतुलीकरण, अभिप्रेरणा, ये असंतुलीकरण तो जीन पियाजे के सिद्धांत में आता है। अभिप्रेरणा मैस्लो द्वारा दिया गया है। गुणारोपण, ये अलग अलग तरह के जो सिद्धांत है उनके पॉइंट्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैंने बताया था कि 4 या 5 जो मनोवैज्ञानिक है उन पर क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ही वही जो साइंस मनोवैज्ञानिक है वो क्लियर कर देंगे। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र और स्कीमा यानी मनोबंध। तो जो अगर आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपने स्कीमा पढ़ा होगा कि स्कीमा होता क्या है? सूचनाओं से संगठित एक पैटर्न होता है। विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी जेड पीढ़ी, ये किसके द्वारा बताया गया है? ये अपने वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया है। उद्दीपन
क्रिया संबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरण। तो इसमें तो देखते ही राइट होने वाला ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो जीन पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई, जिसमें आपको बताया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद जिसमें आपको अमूर्त निगमात्मक परिकल्पनात्मक वाली सोच के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो पूछ रहा है कि वो कौन से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, आपने देखा होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अमूर्त सोच का विकास ये अपनी 4th वाली स्टेज में होता है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद परिकल्पित निगमात्मक सोच, ये भी नहीं होगा। इसके बाद संरक्षण और प्रदा को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो यहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें आ जाएगा विचार या सोच में केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है? जैसे अपन किसी वस्तु के बारे में अपने विचार है, तो अपन उसी तरीके से अपन ऐसा सोचे कि कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से सोचता है। यानी जैसे अपन सोचते हैं कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी तरीके से सोचता है, यानी अपने पर ही डिपेंडेंट रहना, अपने विचारों में सीमित रहना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है? नहीं। आपको पता है सभी संस्कृतियों में विकास की दर अलग अलग होती है। कैसे? जैसे मंगोलिज्म बालक है, अपने अलग अलग जगह के बच्चों का विकास अलग अलग तरीके से होता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। विद्यालय में जो अधिगम है वो केवल विद्यालय में, विकास तो सर्वव्यापी है, सभी जगह होता है विकास। विकास की, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होने वाला है। विकास केवल बाल्यावस्था में, केवल किशोरावस्था सभी में होता है। विकास बहुआयामी है। हाँ बिल्कुल, विकास की जो मल्टी डायमेंशन होता है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सामवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सामवेदिक, मूर्त। तो इसमें तो आपको देखते ही नजर आ जाएगा कि जन्म में सामवेदिक, यानी बच्चा पहले अपने संवेगों को बताता है, जैसे अपन भी ज्ञानेंद्रियों का विकास। फिर उसके बाद मूर्त यानी देखकर। अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जिसके बारे में सिर्फ अपन जैसे कारीगर किस तरह से, जो पेंटर है किस तरह से अपने दिमाग में से आइडिया लेके पेंटिंग बनाता है, वो सब अमूर्त में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्न विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता यानी सभी की, पहला ऑप्शन आ जाता है कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता अधिगम पढ़ने में बाधा थोड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नेगेटिव वाला है। तो आपको ये ऐसे वर्ड बिल्कुल ध्यान रखने की प्रक्रिया में बाधा, नेगेटिव वाले ऑप्शन हटा देने। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, असफलता अध्यापक, व्यक्तिगत विभिन्नता बिल्कुल ऑप्शन गलत होने वाला है। योग्यता आधारित समूह बनाने का, तो योग्यता के आधार पर समूह क्यों बनाने अपने को? ये वाली चीज बच्चों को अलग अलग वर्गीकरण कर रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी व्यक्तिगत जो परियोजना बनेगी वो भिन्न भिन्न विविधता के आधार पर उसमें सारी चीज सर्वव्यापी रूप से ली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही होने वाला है इसका। अगला, एक समावेशी कक्षा में पर जोर चाहिए प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिमुखी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगमतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। समावेशी का मतलब क्या होता है? इसमें सभी प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा के रूप में पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसके लिए क्या करना चाहिए अपन को, जो हर बच्चे की सामर्थ्य है, यानी जो उसका पोटेंशियल है, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रदान करके अधिक से अधिक करने का अवसर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये राइट होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें दिव्यांगजन के लिए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि मंदी छात्र जो ये आईक्यू लेवल पे बुद्धि वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, विकलांग छात्र जिसमें डिसेबिलिटी हो, तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, उस तरीके से ये अधिनियम के तहत ये वाली शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते बालकों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ जो ऑप्शन देखना है वो आपको विशेष देखना है कि नहीं, क्या नहीं करना चाहिए अध्यापक को अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों के लिए। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, बिल्कुल दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव पेडालॉजी अप्रोच, बिल्कुल वो भी करनी चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र
और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो इसमें क्या देखा, अधिगम कठिनाइयों से जूझते, यानी पहले ही कठिनाइयों से जूझ रहे हैं बालक और उनके लिए फिर से अपन जटिल संरचनाएं बना रहे हैं, तो नहीं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होने वाला है। अपने को जटिल संरचनाएं नहीं बनानी है। उसमें पूछा क्या, एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यानी जटिल संरचनाएं नहीं बतानी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होने वाला है। तो दोस्तों आज अपन इसमें 15 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि आपके जो 15 क्वेश्चन थे उसमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आपको जब भी मैंने जैसे इन मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया, यदि आपने उनके जो थ्योरी पर पार्ट पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके भी कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी प्रकार सीटेट में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल सक्सेस तरीके से। थैंक यू सो मच।